पिछली वीडियो में हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया था। आवेश के दो सूत्र निकल के आए थे, Q = NE। ये किससे निकल के आया था? क्वांटम सिद्धांत से। यहाँ पर E थी इसकी परमाणुकता और N पूर्णांक थे और Q जो है आवेश। तो ये Q = NE वाला जो सूत्र निकल के आया था ये क्वांटम सिद्धांत से निकल के आया था। और दूसरा Q = IT, ये किससे? एम्पियर से, यानी कि एकांक समय में किसी में प्रवाहित धारा कुल आवेश के बराबर होती है एकांक समय में। तो यहाँ से हमें दो सूत्र निकल के आए थे, तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं Q = IT = NE। इस समीकरण से हम इसके आवेश से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इससे हल हो जाएंगे। और आज का टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का जो नियम है ये पूर्णतया प्रयोगों पर आधारित है। कूलाम के का नियम का सूत्र जो है वो ये निकल के आएगा बाद में। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो बल है यहाँ पर ये F है, ये बल है, ये किस किस पर निर्भर कर रहा है? 4π कांस्टेंट है, K यहाँ पर किसी माध्यम के लिए कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन 0 ये निर्वात की विद्युतशीलता है, और Q1 Q2 और R²। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि F किस किस पर निर्भर है? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और F अनुक्रमानुपाती 1/R²। लेकिन इस में एक बात नहीं कही जाती है कि ये जो एप्सिलॉन 0 K है ये किसी पदार्थ की विद्युतशीलता है। इसे एप्सिलॉन से भी प्रतिस्थापित करते हैं, ये भी प्रत्येक पदार्थ के लिए वेरी करता है। इसे बाद में भाषा में समझेंगे। इस प्रकार से अगर हम कहें तो ये भी कह सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती 1/एप्सिलॉन या एप्सिलॉन 0 K, ये भी कह सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हमारा कूलाम का सूत्र निकल के आता है। लेकिन जो हम कूलाम के नियम की जो परिभाषा है उसमें ये दो चीज़ों को ही नोटिस करते हैं और बाद में इसे हम आगे जोड़कर लिख देते हैं। ये इसमें यही पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये कूलाम के नियम की पहली ये होगी और दूसरी लाइन ये है। इन्हीं दो के ऊपर पूरा कूलाम का नियम अभी हम व्याख्या करेंगे। अभी देखिए हम कूलाम के नियम की भाषा पर आते हैं। कूलाम का नियम ये लिखा है आपका, कूलाम का नियम, और इसकी भाषा है दो स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब देखो आकर्षण बल कब लगेगा? जब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, और प्रतिकर्षण जब लगेगा जब समान प्रकार के आवेश होंगे। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इससे हमारी कौन सी लाइन निकल के आती है कि लगने वाला बल F अनुक्रमानुपाती दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। जैसे अगर एक आवेश Q1 है और दूसरा Q2 है तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। और हमारी दूसरी लाइन क्या है? तथा जो बल है वो उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कैसा है? इससे निकल के आएगा F व्युत्क्रमानुपाती R² या F अनुक्रमानुपाती 1/R²। बस यही दो लाइनें हैं हमारे कूलाम के नियम में। पहली ये है कि दोनों के गुणनफल के बराबर होगा जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा दोनों आवेशों में, और दूसरी लाइन है कि उनके बीच के दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। अब यहाँ पर अगली लाइन क्या है? यह है बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश होता है। किस प्रकार से? जैसे मान लिया एक आवेश ये है, ये हमारा Q1 है, और ये दूसरा आवेश है Q2। तो इन दोनों को मिलाने वाली क्रिया रेखा कौन सी है? ये है, ये वाली। तो इनके प्रति अगर आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा तो इसी रेखा की दिशा में ही होगा। अगर आकर्षण है तो इस प्रकार से, और प्रतिकर्षण है
तो इस प्रकार से। तो इसके रेखा के अनुदेशी लगेगा, जैसे ये रेखा है, ये नहीं कि इसका बल इस प्रकार लगेगा, इसका इस दिशा में लगेगा, इन दोनों के बीच में ही लगेगा। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं दोनों लाइनों को, पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, इन दोनों को मिला दें और ये हम लिखें, माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होगा, F अनुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। ये बात तो आप लोग समझते ही होंगे कि अनुपाती चिन्ह होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बल है F Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुपाती है, जब उनकी अन्य कंडीशनें समान रहें, जैसे उनके बीच की दूरी अगर r है वो स्थिर रहे तो ये इस प्रकार से अनुपाती बना रहेगा और गणना ठीक निकलेंगी। या फिर कोई और कंडीशनें हैं, जैसे अभी बाद में जो एप्सिलॉन वाला ये चिन्ह है परावैद्युत के लिए, और ये K परावैद्युतांक वाला ये विद्युतशीलता का है, तो अगर ये सब समान है, एक ही माध्यम में स्थित है, तो ये वाला इक्वेशन ठीक रहेगी। और अगर ये अन्य सभी चीज़ें सही बनी रहें, सभी कंडीशन समान बनी रहें, यानी आवेश Q1 Q2 ही रहे और उनके बीच की दूरी अगर हम बदलें, तो ये वाला भी नियम स्पष्ट रूप से कार्य करेगा। तो इन दोनों को अगर हम मिला के रख दें तो हम इसे सीधा लिख सकते हैं, F अनुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहाँ पर अनुपाती चिन्ह है, तो इस अनुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमने क्या रखा कि ये बस इन्हीं चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, तीसरा कोई नियतांक या कोई वेरिएबल यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब इस अनुपाती चिन्ह को हम एक नियतांक के द्वारा हटा सकते हैं। अगर किसी और चर पर, किसी और वेरिएबल पर ये निर्भर कर रहा होता तो उसे भी हम यहीं पर लिखते, या विमीय संतुलन से अगर निकल के आता या कोई और चीज़ होती तो वह हम लिखते, उसके बाद ही अनुपाती चिन्ह हटता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनके अलावा ये किसी और पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर K एक अनुपाती नियतांक लगाकर अनुपाती वाला चिन्ह हटा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ K अनुपाती नियतांक है। अब क्या है कि यदि ये पूरा जो कूलॉम का नियम है ये प्रयोग पर आधारित है, यानी कि इन्होंने प्रयोग किया, पहले Q1 Q2 रखकर उनकी फिर बाद में दूरी बदली, तो यहाँ पर दूरी पर वेरी कर रहा है, यहाँ पर आवेश पर वेरी कर रहा है, तो पूरा ये प्रयोग पर आधारित है। तो प्रयोग के द्वारा इन्होंने गणनाएँ की, Q1 Q2 वैल्यू फिक्स रखी, R की वैल्यू फिक्स रखी, तो इन्हें F की वैल्यू कुछ निकली, तो वहाँ से इन्होंने K की वैल्यू निकाली। तो क्या है, यदि दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में उपस्थित हैं तो प्रयोगों द्वारा K का मान क्या निकल के आता है, K = 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 r²। ये किसके लिए है, वायु अथवा निर्वात में। अब यहाँ पर हम पहले आपको बता चुके थे कि ये किस की वैल्यू कर रही है, Q1 Q2 पर और R पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक नई कंडीशन लगा दी है कि यदि दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में हो तो K का मान इतना है। अगर ये निर्वात या वायु के स्थान पर कोई माध्यम और रखा जा रहा है, यानी माध्यम में बदल रहे हैं, तो ये माध्यम भी वेरिएबल है, तो ये एक अन्य चीज़ पर भी निर्भर करेगा, जो माध्यम का परावैद्युतांक K है। ये कैपिटल K है और ये स्मॉल K है। ये एक नियतांक है, इसे थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि हमारी गणना द्वारा इसकी वैल्यू इतनी निकल के आई है। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए, विद्युतिकी के पदों में अनुक्रमानुपाती नियतांक K, जो हमने स्मॉल K लगाया था, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ आई थी निर्वात में, को 1/4πε0 लिखा जा सकता है। क्योंकि ये एक नियतांक है और हम विद्युत की सारी गणनाएं कर रहे हैं, तो ये जो ε0 है ये विद्युतशीलता है निर्वात की, तो इसलिए इसे लिया गया है। तो हम स्मॉल K को हटाकर 1/4πε0 रखेंगे, ये भी नियतांक है निर्वात के लिए। तो यहाँ पर सूत्र बनता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पर हम देख रहे हैं किस किस पर निर्भर कर रहा है, ये Q1 Q2
यानी कि ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है। और यहाँ पर एप्सिलॉन निर्वात के लिए स्थित है। अगर माध्यम बदलेंगे तो एप्सिलॉन 0 की जगह पर हम बाद में एप्सिलॉन रखेंगे, जिसकी वैल्यू हम बराबर होगी एप्सिलॉन, अगले पेज पर है वो लिखा हुआ, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के। तो यहाँ पर इस पर भी ये वेरी करेगा। आपका कूलॉम का नियम यहाँ पर पूरा हो जाता है निर्वात तक के लिए। F = 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r²। F जो है उनके आवेशों के गुणनफल के अनुपाती है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन 0 है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। इसे K के स्थान पर रखा था, K की वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारी प्रयोगों द्वारा 9 × 10⁹ तो बस ये यहाँ पर यही वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁹ 95 करके निकाल ही लेंगे हम। एप्सिलॉन बराबर 4 पाई × 9 × 10⁹ तो हमारी एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। एप्सिलॉन 0 पढ़ेंगे इसे हर बार 8.85 × 10⁻12 कूलॉम² न्यूटन मीटर²। ये मात्रक हैं, ये आप फर्स्ट ईयर में सब पढ़ चुके हैं। विमीय सूत्र कैसे निकालना है, बिल्कुल सरल सी बातें थी, तो ऐसे हम बार बार नहीं समझाएंगे क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका कूलॉम का नियम निर्वात तक के लिए पूरा हो जाता है। अब हम निर्वात के स्थान पर उसका माध्यम बदलते हैं। उनके बीच में जो आवेश हैं, 2 आवेश रखे हुए हैं, जैसे एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। अभी इन दोनों के बीच निर्वात था, अब इनके बीच में हमने कोई परावैद्युत भर दिया, कोई और माध्यम भर दिया, तो हमारी वैल्यू क्या है, अलग अलग आएंगी। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। यदि दोनों बिंदु आवेशों को निर्वात अथवा वायु के स्थान पर किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, जब 2 वस्तुओं के बीच में जब हम कोई चीज़ रख देंगे तो उनके बीच जो आकर्षण बल पहले लग रहा था, तो यदि माध्यम आ गया, इसके कारण अब कुछ जो बल है कम हो जाएगा, पहले से थोड़ा कम हो जाएगा। तो वही हमें परावैद्युतांक का मतलब ही होता है कि जब इसे किसी विद्युत क्षेत्र में लगाते हैं तो ये उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम कर देता है, जिसके कारण उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये क्या है, कोई संख्या जब ऊपर बढ़ेगी, अगर हम के ऊपर रख दें तो क्या होगा कि बल बढ़ेगा, तो ये भी क्या है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे यहाँ पर लिखा जाएगा, जब के वाले माध्यम को रखा जाता है तो बल क्या हो जाएगा हमारा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये पहली समीकरण है और ये दूसरी समीकरण। ये कब है, जब निर्वात में बल लग रहा है, और ये दूसरी समीकरण कब है, जब के परावैद्युतांक वाले माध्यम में आवेश रखे हुए हैं, बिंदु आवेश हैं Q1 Q2, तो उनके बीच में ये बल लग रहा है। तो ये हमारी 2 समीकरण हो गई। यहाँ पर हमारा कूलॉम का नियम पूरा हो जाता है। अब जहाँ पर के एक विमाहीन नियतांक है जिसे उस पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं। अब परावैद्युत क्या होता है, परावैद्युत जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं तथा विद्युत क्षेत्र लगाने पर इनके पृष्ठों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है अथवा ध्रुवण हो जाता है। धातुओं के लिए K = इन्फिनिटिव होता है, तो 1/K या 1/∞ 0, तो धातुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। प्रेरित आवेश कैसा होता है कि जैसे ये कोई परावैद्युत माध्यम है, इसमें कुछ कण उपस्थित हैं, धन ऋण आपस में इस तरह से बटे हुए हैं कि पूरा पदार्थ संतुलित अवस्था में है। अब जैसे हम इस दिशा में धन आवेश लगाएंगे और इस दिशा में ऋण लगाएंगे तो क्या होगा, इसका जो पूरा ऋण आवेश है इस दिशा में एकत्रित हो जाएगा। धन के आकर्षण बल के कारण विपरीत प्रकार का आवेश यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा ऋण, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा धन। तो क्या है, ये परावैद्युत जो है ध्रुवित हो जाएगा और इस विद्युत क्षेत्र जो इस पर लग रहा था, विद्युत बल लग रहा था, अब वो कम हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है कि F = 0, ये उसके लिए लिखा था जब किसी धातु के लिए K इन्फिनिटिव होता है, तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r²। K अपॉन में था तो 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है,
शून्य होती है, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? शून्य। अब वो दो समीकरण बन के आई थी जो हमारी पहली समीकरण थी f=1/4πε0 निर्वात के लिए, और दूसरी समीकरण थी जब k परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम रखा जाए। अब हम दोनों को भाग करें तो हमारा क्या निकल के आता है कि f/f(k) = k। यहाँ पर k क्या है? परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। तो परावैद्युतांक k की परिभाषा कैसे निकल के आएगी कि ये जो बल था कैसा था? निर्वात में, और ये बल था k परावैद्युतांक वाले में। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक k निर्वात में स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल F तथा k परावैद्युतांक वाले माध्यम में लगने वाले बल F के अनुपात के बराबर होता है। यही हमने भाषा में लिख दिया है। परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक k निर्वात में स्थित आवेशों के कारण लगने वाले बल F तथा परावैद्युत माध्यम में स्थित आवेशों पर लगने वाले बल F के अनुपात के बराबर होता है क्या? हमारा ये परावैद्युतांक k। और दूसरी बात हम बता चुके हैं कि एप्सिलॉन जो है ये एप्सिलॉन जीरो है निर्वात की विद्युतशीलता, और किसी माध्यम की विद्युतशीलता को हम प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन 0 k। तो ये समीकरण 2 में लिखा हुआ है, बता चुके थे। तो इसी के अनुसार समीकरण 2 में एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन 0 k रखा गया है। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से? k = एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो क्या है? ये एप्सिलॉन 0 है निर्वात की विद्युतशीलता, और ये माध्यम की विद्युतशीलता। तो परावैद्युतांक की परिभाषा यहाँ से क्या निकल के आएगी कि k = एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0। ये यहाँ पर एप्सिलॉन ही है। तो क्या निकल के आएगी? बिल्कुल सरल भाषा में ये निर्वात की है, ये परावैद्युत माध्यम की है। तो हमारी भाषा क्या निकल के आएगी? परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक k, ये जो k है परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन। जब कोई माध्यम था k परावैद्युतांक वाला तो उसकी विद्युतशीलता क्या होगी? एप्सिलॉन। निर्वात की हमारी विद्युतशीलता क्या है? एप्सिलॉन 0। इन दोनों के अनुपात के बराबर परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। तो परावैद्युतांक 2 परिभाषा निकल के आई, एक ये और एक इससे निकल के आई थी k = f/f(k). तो कूलॉम का नियम हमारा ये पूरा हो गया है, और ये विमीय सूत्र हैं, ये सब आप लोग पहले से ही सीख लें। अब की बार हम जो कूलॉम के जो बल हैं, क्योंकि बल जो है हमें आपने पढ़ा होगा सदिश में, बल क्या है? सदिश राशि है। जब ये सदिश राशि है तो इसके बलों का संयोजन भी सदिश विधि से ही किया जाएगा। तो सदिश विधि से ही बल हम जोड़ेंगे, और किस प्रकार से जोड़ेंगे वो अगले टॉपिक में हम वीडियो बनाएंगे, तब उसमें आपको समझा देंगे पूरा। वीडियो में हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, अगर ये रिवीजन के लिए तो समझ में आएगी। अगर तुम इसे पहली बार देख रहे हो तो क्या है, इसे 2-3 बार पढ़ो और लिखो, समझो, तो अपने आप से समझ में आने लगेगी और बिल्कुल सरल लगेगी और कोई कठिनाई नहीं होगी। और एक बात और, फिजिक्स के जितने सिद्धांत हैं उसमें क्या है कि जितने आप सवाल लगाएंगे सवाल से ही समझ में आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाएं और सूत्रों को याद रखें। सूत्रों, जब आप कोई भाषा भूल रहे हैं तो सूत्र की सहायता से उसकी भाषा बना सकते हैं। जैसे मैंने इसमें आपको पहले बताया था कि इसका पहले सूत्र बताया था क्या, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहीं से हमारा पूरा निकल के आ गया था कि इसके अनुक्रमानुपाती है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसे हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो अपना दिमाग चौतरफा लगाएं, ये नहीं किसी एक बात को ही रट के रह जाएं, और हर चीज़ को समझ कर करें, और सवाल ज़रूर लगाएगा। जब तक सवाल नहीं लगाएंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा।